Good morning, students. Today we will start a new chapter, that is lesson 4, My Own True Family. अच्छा, इससे पहले कि मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं, we have completed Passing Away of Bapu lesson 3 earlier. I have given all the explanation, question answer, extra questions and exercise also. And I gave some question as homework, but very few students had showed me that homework, and more than that many students didn't. So all the student, I will tell all the student to just do the homework, and then they will show me in the group, and I will check it one by one and intimate whether it is correct or not. So now we will move forward to lesson 4, My Own True Family, written by Ted Huggies. अब मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान देंगे, एंड एवरीबडी शुड ओपन देयर बुक्स एंड कीप their fingers where I am reading so that it will be easier for you to understand. Okay, so lesson 4, page 31, My Own True Family, written by Ted Huggies. टेड हगीज, जिनका पूरा नाम एडवर्ड जेम्स टेड हगीज था, उनका जन्म 1930 में और मृत्यु 1998 में हुई। वो बहुत ही जाने माने इंग्लिश पोएट होने के साथ साथ उन्हें ब्रिटेन में एक उपाधि, मतलब एज अ पोएट के ल्यूरेट, यानी मैंने इनसे बड़े और कोई पोएट थे नहीं ऐसा उनको सम्मान दिया जाता था। 1984 में उनकी मृत्यु हुई, 1984 से उनकी मृत्यु तक उन्होंने बहुत सारी उपाधियां ली, लेकिन ये पोएट ल्यूरेट की उपाधि उनके लिए सबसे बड़ी थी, क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा सम्मान था जो किसी और पोएट को अभी तक नहीं दिया गया था। उन्होंने कई सारे फेमस पोइट्रीज लिखी, जैसे बर्थडे लेटर, हॉक इन द रेन एंड टेल्स फ्रॉम ओविड। पोइट्री के साथ साथ वो स्टोरीज और नॉवेल भी लिखते थे। अच्छा, यहाँ पे हम इस चैप्टर में उनका पोएम माई ओन ट्रू फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने बताया है एक मैजिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ यंग चाइल्ड इन एन ओक वुड। उन्होंने बताया कि एक छोटा सा बच्चा किस तरीके से वो ओक वुड में जाता है और उसके साथ वहाँ पे क्या घटना घटती है जो बहुत ही अजीबोगरीब थी, बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था उसका। और इस एक्सपीरियंस के बाद उसने क्या सीखा, और इस एक्सपीरियंस के बाद पोएट हमें ये बताना चाहता है कि ह्यूमन बींग्स और पेड़, हम सोचते हैं ह्यूमन बींग्स एक अलग कैटेगरी है और ट्रीज़ एक अलग कैटेगरी है, लेकिन इस पोएट टेड हगीज की नज़र में ह्यूमन बींग और पेड़ दोनों ही एक सिंगल फैमिली है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। क्योंकि अभी आप देखो, हम इंसान ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है जो हम ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जो हम छोड़ते हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं। वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा तो हम बच नहीं सकते, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन वी विल डाई। और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है क्योंकि हम छोड़ते हैं, और उससे वो खाना बनाता है अपना। तो इस तरीके से वो हमारी छोड़ी हुई चीज़ से वो अपना खाना बनाता है, उसकी छोड़ी हुई चीज़ से हम जीते हैं। और सिर्फ जीते ही नहीं, हम खाते भी हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमें खाना भी देते हैं, हमें अनाज देते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें हर चीज़ देते हैं, हमारा पेट भरते हैं। तो इस तरीके से पेड़ हमारी फैमिली हुई, लेकिन हम पेड़ को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जो हमें देना चाहिए एज अ फैमिली मेम्बर। तो इसीलिए पोएट हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता है कि पोएट माने ह्यूमन बींग्स और पेड़ पौधे ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और अब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना इनका चलता नहीं है, तो एक दूसरे का ख्याल भी रखना है, एक दूसरे को प्रोटेक्शन देना है। आजकल क्या देखते हैं हम, जगह जगह में पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए। हाँ, फर्नीचर बनाने के लिए और भी कई कई काम के लिए पेड़ यूज़ करते हैं। तो लोग जो पेड़ काट रहे हैं तो उसके हिसाब से पेड़ लगाना भी तो चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काटे जा रहे हैं, जंगल पे जंगल ख़त्म कर दे रहे हैं। हाँ, तो इससे क्या होगा कि
धीरे धीरे पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी, तो उतने लोग भी तो उसको कवर कर देंगे। जहाँ से पेड़ काट लिया वो खुला एरिया मिल गया, अब खुले एरिया में तुम और एक पेड़ लगा दो, नहीं, तुम काट के लेके चले जा रहे हो और उसे समतल भूमि बना के वहाँ पर लोग रहना शुरू कर दे रहे हैं। तो लोगों की संख्या बढ़ रही है, पेड़ों की संख्या कम हो रही है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें ऑक्सीजन भी ठीक टाइम से, हमें ठीक मात्रा में नहीं मिलेगा और खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन पेड़ की संख्या तो कम हो रही है। तो इसीलिए हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पेड़ और इंसान दोनों ही एक दूसरे की फैमिली है, और जिस तरह हम अपने फैमिली मेम्बर का देखभाल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें अपने फैमिली मेम्बर इस पेड़ का भी ध्यान रखना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। वो ख़त्म तो धीरे धीरे हम भी ख़त्म। तो यही चीज़ यहाँ पे पोएट हमें बताना चाहता है। चलो हम आगे पढ़ते हैं, पोइट्री की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे। Once I crept in a oak wood, I was looking for a stag. I met an old woman there, all nobly stick and rag. She said, I have your secret here inside my little bag. यहाँ पे crept शब्द जो है उसका मीनिंग है धीरे धीरे दबे पाँव आना। इसका मीनिंग मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी, अभी आप सिर्फ सुनेंगे। नेक्स्ट है ओक वुड। ओक वुड का मतलब, ओक वुड से, वुड मतलब लकड़ी, और ओक जो है वो उस पेड़ का नाम है जिसको ओक वुड कहा गया है। ओक वुड बोल सकते हैं, ओक ट्री बोल सकते हैं, या एक ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे सिर्फ ओक वुड ही मिलते हैं। स्टैग, स्टैग का मतलब है मेल डियर यानी लड़का डियर। आई मेट एन ओल्ड वुमेन देयर ऑल नॉबिली। नॉबिली मतलब नॉट्स, नॉट्स यानी जैसे हम देखते हैं ना पेड़ों में कई सारी गांठें बनी रहती हैं और इसकी वजह से वो थोड़ा सा स्मूथ नहीं रहता है, वो कहीं कहीं पे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ जैसा रहता है, कहीं पे थोड़ा ऊंचा हो गया, फिर एक डायरेक्शन में नीचे चलता गया, फिर थोड़ा सा जगह में कहीं एक ऊंचा हो गया। तो ये जो छोटे छोटे नॉट्स रहते हैं पेड़ के तने में, स्टेम में, उसे कहा जाता है नॉबिली। और रैग, रैग यानी कपड़े का टुकड़ा। कपड़े का टुकड़ा से मतलब रैग्स मीन्स मैंने स्क्रैप कपड़ा, यानी ऐसा कपड़ा जो कई जगह से फटे छीतड़े हो गए उसके, ऐसा कपड़ा। ठीक है। और लास्ट लाइन में देखो सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब कोई चीज़ हम जब किसी से छुपाना चाहते हैं, उसे कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, उसे किसी को नहीं बताना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों को कहा जाता है सीक्रेट। तो यहाँ पे पोएट जो है एक छोटे बच्चे के रूप में आगे बढ़ रहा है। पोएट कहना चाह रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है जो यंग चाइल्ड, यंग है, और वो धीरे धीरे ओक वुड जो है वहाँ पे उसके जंगलों में वो घुस रहा है और बहुत दबे पाँव से, बहुत ही धीरे धीरे चाल से वो आगे बढ़ रहा है। और वो क्या देखता है वहाँ पे कि एक मेल डियर, एक मेल डियर का वो थोड़ा सा ग्लिम्स उसको दिखता है, जिसे वो और भी अच्छे से देखने के लिए उस जंगल में वो धीरे धीरे दबे पाँव घुस रहा है। और तभी वो देखता है क्या कि वहाँ पे एक बूढ़ी सी औरत खड़ी है, और उस बूढ़ी सी औरत के हाथ में एक बहुत बड़ा सा स्टिक है जिसमें बहुत सारे नॉट्स बने हुए हैं। और उस बूढ़ी औरत ने अपना जो कपड़ा जो पहना है वो बिल्कुल रैग, स्क्रैप जैसा कपड़ा है, यानी फटा पुराना कपड़ा है, एकदम चिथड़े उड़े हुए इस टाइप का कपड़ा उस बूढ़ी औरत ने पहना है। तो इस चीज़ को देख के वो थोड़ा सा थम जाता है, थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, आई हैव अ सीक्रेट हेयर इनसाइड माई लिटिल बैग। और उसे कहती है कि मेरे इस बैग में एक सीक्रेट है, इस छोटे से बैग में एक सीक्रेट है। Then she began to crackle and I began to quake. She opened up her little bag and I came twice awake, surrounded by a staring tribe and me tied to a stake. यहाँ पे क्रैकल से मतलब है साउंड, एक टाइप का अजीबोगरीब साउंड, उसे कहा जाता है क्रैकल। और क्वेक से मतलब कांपना, डर से कांपना को कहा जाता है क्वेक। She opened up her little bag and I came twice awake, surrounded by a staring tribe and me tied to a stake. Staring से मतलब gazing, staring से मतलब किसी को घूर के देखना, और tribe से मतलब वो लोग जो जंगलों में रहते हैं उन्हें ट्राइब्स कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं, जंगल का ही खाना खाते हैं, जंगल के पेड़ पौधों को, जानवरों की खालों को अपना कपड़े के रूप में यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों को
ट्राइब्स कहा जाता है। और एट लास्ट द वर्ड स्टेक, स्टेक से मीन्स यानी एक ऐसा पोस्ट, मतलब कोई भी, अभी जैसे हम देखते हैं रास्ते में कई जगह में लोग बेंचेस बना देते हैं, कहीं पे ऐसे ही लंबा चौड़ा वो एक मार्कर जैसा बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप शहर से बाहर जाते हो ट्रेन में, तो कई जगह में ना बड़े बड़े पत्थर जैसे लंबा सीधा खड़ा रहता है और उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं। स्पेशली ट्रेन लाइन के पास पास आप देखोगे ऐसे नंबर्स। तो ये भी एक टाइप का पोस्ट है। पोस्ट यानी एक कोई भी लंबा ऊंचा जगह जहाँ जो किसी मार्क के लिए यूज़ हो या किसी काम के लिए यूज़ हो, ऐसी जगह को मैंने ऐसे चीज़ों को हम स्टेक कहते हैं। पोस्ट, स्टेक यानी पोस्ट। लैम्प पोस्ट हो सकता है, ऐसे वुडन पोस्ट हो सकता है, कोई अर्दन पोस्ट हो सकता है, इस टाइप से। तो यहाँ पे पोएट कहना चाह रहे हैं कि वो औरत उसको कहती है कि मेरे उस छोटे से बैग में एक बहुत बड़ा सा सीक्रेट है, और फिर वो बड़े अजीब तरीके से, बहुत अजीबोगरीब और बहुत ही लाउड वो आवाज़ निकालती है, जिसे सुन के ये जो छोटा जो यंग बॉय है ये घबराने लगता है। अजीबोगरीब आवाज़ सुन के ये डर जाता है, डर से घबराने लगता है। और फिर वो औरत, बूढ़ी औरत अपना वो छोटा सा बैग खोलती है, और जैसे ही वो अपना छोटा सा बैग खोलती है तो उसको देख के जो पोएट है यानी ये जो यंग बच्चा है ये बिल्कुल घबरा जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि ये क्या करने वाली है, घबरा जाता है कि कहीं उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी। तो साउंडेड बाय अ स्टेयरिंग ट्राइब एंड मी टाइड टू अ स्टिक। और उसके बाद जो यंग बच्चा है वो देखता है क्या कि उस औरत ने एक टाइप का उसके ऊपर जादू कर दिया है, और जादू की वजह से अब वो जो बच्चा है वो अपने आप को देख रहा है कि वो एक पेड़ के तने के पास, एक पोस्ट के पास है, और उसे बांध दिया गया है। हाँ, और उसके चारों तरफ जो जंगल में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से घूर घूर के देख रहे हैं। और ये सब चीज़ कौन देख रहा है? ये यंग चाइल्ड, जिसे एक पोस्ट के ऊपर बांध दिया गया है। They said, "We are the oak trees, and you, your own true family. We are chopped down, we are torn up. You do not blink an eye, unless you make a promise now. Now you are going to die." अब जब ये लड़का एक मंत्र, मतलब वो औरत जो है उसे एक टाइप का जादू में वश में कर देती है, जिससे वो लड़का अभी अपने आप को देखता है कि उसे बांधा गया है एक स्टेक के पास, और उसके चारों तरफ ट्राइब्स घूम रहे हैं और उसे बहुत घूर घूर के देख रहे हैं डर से। ठीक है, अब इसके बाद लड़का क्या देखता है कि ये जो ट्राइब्स हैं ये लोग उसे कह रहे हैं, ट्राइब्स, यहाँ पे ट्राइब्स से मतलब मेरे को आपको बताया जो आदिवासी लोग या जंगल में रहने वाले जंगली लोग, या आप बोल सकते हैं कि साउथल लोग, ठीक है, जो जंगल में रहते हैं। तो ये लोग वी आर द ओक ट्रीज, ये लोग अपने आप को ओक ट्री कह रहे हैं, यानी ये लोग सभी एक एक पेड़ हैं। एंड योर ओन ट्रू फैमिली, और ये पेड़ उस लड़के को कह रहा है कि हम सभी ओक ट्री हैं और हम तुम्हारे खुद की असली फैमिली हैं, लेकिन वी आर चॉप्ड डाउन, चॉप्ड यानी छोटे छोटे पीसेस में काटना। तो ये पेड़ उसको कह रहे हैं कि ये ओक ट्री, ये ट्राइब्स एज अ ओक ट्री उसे कह रहे हैं हम तुम्हारा ट्रू फैमिली हैं, हम तुम्हारे फैमिली का हिस्सा हैं, लेकिन हमें काट दिया जा रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में। वी आर टॉर्न अप, टॉर्न अप यानी हमें फाड़ दिया जा रहा है, हमें बुरी तरीके से कत्लेआम कर दिया जा रहा है। यू डू नॉट ब्लिंक एन आई अनलेस यू मेक अ प्रॉमिस नाउ, नाउ यू आर गोइंग टू डाई। और फिर उसे धमकी देते हैं कि तुम अपनी आंखें एक पल के लिए भी तुम ब्लिंक नहीं करोगे, तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा, और अगर तुम प्रॉमिस नहीं करते हो तो फिर तुम्हें मरना होगा। जब तक तुम प्रॉमिस नहीं करोगे हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, अगर तुम प्रॉमिस करते हो तो ही हम तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो तुम यहाँ से ज़िंदा बच के नहीं जा सकते। Whenever you see an oak tree filled, swear now you will plant two. Unless you swear, the black oak bark will winkle over you and root you among the oaks where you were born but never grew. अब जो पोएट है उसको वो ट्राइब्स लोग कह रहे हैं कि एक तो तुम जब तक मुझे प्रॉमिस नहीं करोगे कि हमको जो
काटा जा रहा है, हमको जो फाड़ा जा रहा है, हमारी जो ज़िंदगी ले ली जा रही है, और तुम आराम से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम अपने फैमिली मेम्बर को मरता हुआ छोड़ दे रहे हो, तो ये चीज़ अब नहीं होगा। अगर जब तक तुम हमें प्रॉमिस नहीं करते हो, तुम अगर हमें प्रॉमिस करते हो कि ये चीज़ नहीं होगी, तभी हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ेंगे, नहीं तो हम तुम्हें ज़िंदा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके बाद फिर वो ओक ट्री जो है एज अ ट्राइब जो है वो अपने आप को ओक ट्री समझ के फिर इसे कहता है, वेन एवर यू सी एन ओक ट्री फेल्ड यानी काट के जिसे नीचे फेंक दिया गया है, जो नीचे पड़ा हुआ है। जब भी तुम देखते हो कि कोई ओक ट्री नीचे पड़ा हुआ है या मर गया है या काट दिया गया है, स्वेयर नाउ यू विल प्लांट टू। अभी हमको स्वेयर यानी प्रॉमिस करना किसी से कि वादा करना, ठीक है। तो अभी स्वेयर करो हमसे, अभी हमसे वादा करो कि अगर तुम देखते हो कि कहीं पे एक ओक ट्री गिरा हुआ है तो तुम उसके जगह में और 2 ओक ट्रीज लगाओगे। अनलेस यू स्वेयर द ब्लैक ओक बार्क विल विंकल ओवर यू। अगर तुम स्वेयर नहीं करते हो यानी तुम अगर कसम नहीं खाते हो ये चीज़ करने का, तो फिर ये जो ओक ट्री का जो काला सा जो बार्क है यानी उसकी जो खाल है, ये तुम्हें छोटे छोटे क्रीज में तुमको एकदम अपने अंदर लपेट के तुमको ख़त्म कर देगी। तो इसीलिए तुम्हें हमें प्रॉमिस करना पड़ेगा। जब तक तुम ये प्रॉमिस नहीं करोगे तब तक हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। And root you among the oaks where you were born but never grew। और फिर उसके बाद जब ये ओक ट्री का जो बार्क है, जब ये तुम्हें अपने अंदर लपेट के एकदम ख़त्म कर देगा, तब तुम और तुम बढ़ नहीं पाओगे, ख़त्म हो जाओगे वहीं पे। तो ऐसी धमकी वो जो ट्राइब्स हैं वो उसे देते हैं कि तुम्हें हमें ये प्रॉमिस करना पड़ेगा। अगर तुम ये प्रॉमिस करते हो तो फिर तुम ज़िंदा रहोगे, और नहीं करते हो तो ये जो ओक ट्री का जो काला बार्क है यानी उसकी जो खाल है, ये तुम्हें छोटे से चीज़ में विंकल करके यानी रोल करके तुम्हें उसके अंदर दबा के तुम्हारी ग्रोथ को ख़त्म कर देगी और तुम मर जाओगे। This was my dream beneath the boughs, the dream that altered me. When I came out of the oak wood back to human company, my walk was the walk of human child, but my heart was a tree. अब इसके बाद ये चीज़ हुआ और उसके तुरंत बाद ही जो पोएट था वो जो सपना, मतलब ये तो उसके एक टाइप का वश में करने के बाद उसके साथ ये घटना घटी। तो इस घटना को घटने के बाद इस घटना के घटने के बाद उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे ये एक टाइप का सपना था, एक ज़िंदा चलता फिरता सपना, जिस सपने ने उसे बताया कि ह्यूमन कंपनी और ह्यूमन और ट्रीज़ की कंपनी कितनी ज़रूरत है, कितना वो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ह्यूमन बीइंग ज़िंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें पेड़ों की रक्षा करनी पड़ेगी, और पेड़ अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें ह्यूमन बीइंग्स को साथ देना है। तो ये चीज़ पोएट हमें यहाँ पे बताना चाह रहा है कि अब उसका सपना जो है वो टूट गया है, ख़त्म हो गया है। उसका जो वश में रख के जो उसके साथ ये जो घटना घटी ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन ख़त्म होते होते उसने उसके अंदर की अंतरात्मा को चेंज कर दिया है। किसकी अंतरात्मा को चेंज किया है? उस पोएट की अंतरात्मा को चेंज कर दिया है, जो यंग चाइल्ड उस जंगल में आया था एक हिरन की खोज में। When I came out of oak wood back to human company, अब जब मैं वापस से उस ओक वुड से बाहर आदमियों की कंपनी में आया तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं अब चल तो रहा हूँ, मेरा दिल ह्यूमन चाइल्ड जैसा है, मैं जो चल रहा हूँ मैं एक आदमी की तरह चल रहा हूँ, बट माई हार्ट वॉज अ ट्री। लेकिन मेरा जो हार्ट है वो अब बदल के एक पेड़ बन गया है। तो इसीलिए यहाँ पे पोएट हमें यही कहना चाह रहे हैं, यही हमें बोलना चाह रहे हैं कि इंसान और पेड़ पौधे दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर्स का साथ देते हैं, हमारे फैमिली में जो भी हमारे घर में रह रहे हैं, हम उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, वो जो बोलते हैं वो हम करते हैं, तो वैसे ही हमें पेड़ों को भी एक फैमिली मेम्बर जैसे सम्मान देना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए। अगर पेड़ हमें पता है काटना ही पड़ता है, क्योंकि पेड़ों से हम कई चीज़ें बनाते हैं, कई चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की जो यूजेबल चीज़ें हैं उसमें पेड़ों का बहुत सारा
काम रहता है, तो हमें काटना ही पड़ता है पेड़। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ काटते ही जाए, काटते ही जाए, काटते ही जाए, तो एक दिन तो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हमें, जब हम एक काट रहे हैं तो हम कम से कम 2 लगाएं, तो इससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे बड़े होंगे, तो एक की कमी वो 2 पूरी कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पोइट का यही कहना है कि ह्यूमन और ट्रीज बोथ आर सेम फैमिली, वी शुड केयर देम, वी शुड प्रोटेक्ट देम। ठीक है, ख़त्म। अब हम इसका वर्डनेस देखेंगे। अच्छा, वर्डनेस में जो वर्ड्स हैं, और उसके अलावा देखना चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैंने PDF फाइल में आपको बहुत सारे वर्ड्स बुक के अंदर के साथ में मीनिंग भी लिखा हुआ है, मैंने आपको दिया है। तो ये वर्डनेस आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1, कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज, पेज 33। Choose the correct alternative to complete the following sentence. Creeping in an oak wood, the poet was looking for a, answer is stag. Whenever an oak tree is, अच्छा stag मतलब creeping in an oak wood, the poet was looking for a stag, मतलब ओक वुड से धीरे धीरे आगे कदमों में बढ़ते हुए पोएट किसको देख रहा था? स्टैग को देख रहा था, यानी मेल डियर को। Whenever an oak tree is felled, the number of trees poet must plant is 2. यहाँ पे ओक ट्री जब नीचे गिर जा, एक ओक ट्री नीचे गिरे तो पोएट को क्या करने के लिए कहा गया था? कितने प्लांट्स लगाने के लिए बोले गए थे? 2 ओक ट्री प्लांट लगाने के लिए बोले गए थे। व्हेन द पोएट केम आउट ऑफ द ओक वुड, हिज हार्ट वाज दैट ऑफ अ, जब वो ओक वुड से बाहर आया तो उसका हार्ट बिल्कुल कैसा हो गया था? लाइक अ ट्री। तो आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज 3, बी का आंसर इज 1 एंड सी का आंसर इज ट्री, दैट इज 2। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स दिया गया है। ट्रू फॉल्स के साथ साथ आपको सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी देना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, प्रोवाइड सेंटेंस, फ्रेज, वर्ड इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। द ओल्ड वुमन हेल्ड द पोएट्स सीक्रेट इन अ लिटिल बैग। ओल्ड वुमन ने अपना एक छोटा सा सीक्रेट उस बैग में रखा था। ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू। नेक्स्ट, द ट्री ट्राइब सेड द पोएट इज बॉदर्ड टू सी द चॉपिंग डाउन ऑफ ओक ट्रीज। यहाँ पे ट्रीज कह रहे हैं कि जो पोएट था उसे बिल्कुल भी उसे बहुत परेशानी थी कि ओक ट्रीज काटे जा रहे हैं। बिल्कुल गलत, उसे कोई परेशानी नहीं थी, वो कुछ फील ही नहीं करता था उन पेड़ों के बारे में। नेक्स्ट, द पोएट नेवर केम आउट ऑफ द ओक वुड। लास्ट, पोएट कभी भी ओक वुड से और बाहर नहीं आया, ये भी फॉल्स। तो इस तरीके से पहला फर्स्ट जो है इट्स ट्रू एंड बोथ अदर 2 आर फॉल्स। सपोर्टिंग स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, आप बाद में उसमें चेक कर लीजिएगा उस PDF फाइल में। आंसर 3, एक्सरसाइज 3, इसके क्वेश्चन के आंसर मैं लिख चुकी हूँ, PDF फाइल में आप चेक कर लेंगे। अभी ग्रामर देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आपको इजीली अच्छे से पता है क्या होता है। जब हम कोई डायरेक्ट बात को घुमा फिरा के किसी और को बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट होता है। इसमें हम ज़्यादातर क्या लगाते हैं? जैसे कि राहुल आस्क्ड दीपा विल यू गो टू स्कूल टुडे। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में है, इसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम आस्क्ड की जगह यहाँ पे क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन मार्क है, यानी इसको स्टेटमेंट में चेंज करना है क्वेश्चन मार्क को, और हम आस्क्ड यूज़ करेंगे। ऑलरेडी आस्क्ड यूज़ किया ही हुआ है, तो इसका आंसर होगा राहुल आस्क्ड दीपा इफ़ शी वुड गो टू स्कूल दैट डे। नेक्स्ट, रीता said to Aisha, please give me a glass of water. रीता said to Aisha की जगह में हो जाएगा requested to Aisha, कॉमा हट जाएगा, लगेगा that. requested Aisha, सॉरी 2 लगेगा यहाँ पे, requested Aisha to give her a glass of water. Third, the old man told the little girl, may you be happy. यहाँ पे किसी को विश किया जा रहा है तो हम told की जगह में wish यूज़ करेंगे। The old man wished that the little girl might be happy. Do as directed, change into affirmative sentence. पहला sentence, Ranjan said, who does not know the name of रविंद्रनाथ क्वेश्चन मार्क है, इसे affirmative में चेंज करना है, तो इसका आंसर होगा Ranjan said that everyone knew the name of रविंद्रनाथ। Next, Sangeeta runs faster than any other girl in her class. Rewrite using positive degree of faster. अब फास्टर है, फास्टर का पॉजिटिव डिग्री होगा फास्ट, तो हम क्या लिखेंगे? नो अदर गर्ल इन द क्लास रन्स एज फास्ट एज संगीता।
नेक्स्ट, कौशिकी ब्लेम्ड हर फ्रेंड फॉर द ट्रबल. रीराइट यूजिंग नाउन फॉर्म ऑफ ब्लेम्ड. नाउन फॉर्म ऑफ ब्लेम्ड इज ब्लेम, ईडी हट जाएगा, ब्लेम, ओनली ब्लेम. तो हमारा आंसर होगा कौशिकी पुट द ब्लेम ऑन हर फ्रेंड फॉर द ट्रबल. नेक्स्ट एक्सरसाइज राइटिंग एक्टिविटी है, आप लोग देखेंगे ध्यान से, मैं पढ़ रही हूँ. रीड द फॉलोइंग कंपोजिशन केयरफुली. ABC High School notice music competition 10/7/2005. Students are hereby informed that our school is going to organize an inter-school music competition on 3rd September 2015 in the school auditorium. यहाँ पे स्कूल की तरफ से स्टूडेंट्स जो है वो बाकी दूसरे स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में एक म्यूज़िक कंपटीशन, इंटर स्कूल म्यूज़िक कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाला है ऑन 3rd September 2015, जो हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में होगा. कंपटीशन विल बी ऑन सेवरल कैटेगरीज ऑफ म्यूज़िक. इसमें कैटेगरीज सिलेक्ट किए जाएंगे म्यूज़िक के. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 12 कैन पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन. क्लास 8 से 12 तक के सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं. देयर विल बी अ स्क्रीनिंग प्रियर टू द कंपटीशन. कंपटीशन होने से पहले एक स्क्रीनिंग होगी जिसमें सिलेक्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स को. ऐसे नहीं कि हर एक कोई दिया जाएगा, जो प्रॉपर गाना गाता है उसे ही स्क्रीनिंग में पास किया जाएगा. Interested students should register their name with the music teacher before 22nd July 2015. और जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम म्यूज़िक टीचर को 22nd जुलाई 2015 से पहले अपना नाम रजिस्टर कर देंगे. द कैटेगरीज इन द कॉम्पिटिशन आर, क्या क्या कैटेगरीज होंगी इस कॉम्पिटिशन में? सबसे पहला इज़ हिंदुस्तानी क्लासिकल, सेकेंड इज़ रविंद्र संगीत एंड फोक. A student can compete in any two categories. अब यहाँ पे 3 कैटेगरीज दी हुई हैं कंपटीशन की. एक है हिंदुस्तानी क्लासिकल, नेक्स्ट है रविंद्र संगीत एंड थर्ड इज़ फोक. अब इन तीनों में से कोई 2 कैटेगरी में ही आप compete कर सकते हैं. नो रजिस्ट्रेशन फी इज़ रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दी कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है. फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन दी अंडरसाइंड में बी कॉन्टैक्टेड. अगर कुछ भी इसके अलावा और भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए साइंड पर्सन के पास जाके आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. और इस तरह नीचे साइन किए गए पर्सन कौन है? स्टूडेंट सेक्रेटरी, कल्चरल कमिटी, ABC हाई स्कूल. तो वहाँ पे इस तरीके से हमने नोटिस लिखा है. अब नोटिस जब हम लिखते हैं तो हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए वो चीज़ मैं भी पढ़ रही हूँ, आप ध्यान देंगे. The above piece of writing is called a notice. It has certain features. There are as follows. अभी हमने जो ये अंडर स्क्वायर हमने जो ये पढ़ा पैराग्राफ, ये एक टाइप का नोटिस है. और नोटिस को जब भी हम लिखते हैं तो हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है वो चीज़ हम पढ़ेंगे. सबसे पहले अ स्पेसिफिक फॉर्मेट इज़ यूज्ड. एक स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज़ किया जाता है जब भी हम कोई नोटिस लिखते हैं. जैसा क्या फॉर्मेट? सबसे पहले किस बारे में नोटिस है, हेडिंग. उसके बाद उसके नीचे नोटिस कौन दे रहा है उसका मेंशन करना है, कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है वो मेंशन करना है, और डेट किस दिन ऑर्गेनाइज हो रहा है. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन इज मेंशन. सबसे पहले कौन ये एडवर्टाइजमेंट दे रहा है या ये नोटिस कौन दे रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम देना है. नेक्स्ट इज द वर्ड नोटिस इज रिटन इन कैपिटल. ठीक उसके नीचे ही नोटिस बोल के आपको बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल में नोटिस लिखना है. इसके बाद कैपिटल लेटर आर ऑल्सो यूज इन द हेडिंग ऑफ द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो फॉर द टॉपिक ऑफ द नोटिस टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर. तो यहाँ पे हमको 3 चीज़ ध्यान में रखनी है. सबसे पहला नाम लिखना है ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का. सेकेंड नंबर उसी के नीचे नोटिस लिखना है कैपिटल में. और फिर थर्ड नंबर उसी के नीचे टॉपिक का नाम लिखना है, किस बारे में आप ये नोटिस दे रहे हैं. और ये तीनों के तीनों ही कैपिटल लेटर्स में होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, द डेट ऑफ नोटिस इज रिटन जनरली ऑन टॉप राइट हैंड. अब जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो टॉप जो भी नोटिस स्टार्ट होगा वहाँ का राइट हैंड साइड में डेट लिखना है. नेक्स्ट, द कैप्शन और टॉपिक ऑफ नोटिस शुड बी रिटन. अब टॉपिक क्या है, किस बारे में ये लिखा जा रहा है नोटिस. जैसे यहाँ पे है म्यूज़िक कंपटीशन, आप कुछ और चीज़ की नोटिस लिखोगे तो वो चीज़ आपको वहाँ मेंशन करनी है. नेक्स्ट, नोटिस इज टू बी साइंड बाय द इशूइंग अथॉरिटी एंड काउंटर साइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ अ स्कूल नोटिस. अब नोटिस जब हम लिखेंगे तो हमें 2 चीज़ ध्यान में देनी है. अगर ये स्कूल से लिखा जा रहा है तो इसके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है उनका सिग्नेचर होगा यहाँ पे. और अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं है, अगर किसी स्कूल का नोटिस नहीं है
कोई और चीज़ का है तो कौन ये अथॉरिटी दे रहा है उसका नाम मेंशन करना है। नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ द नोटिस शुड इंक्लूड ऑल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन डिटेल। और इस नोटिस में जितना भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो हमको पहले से दे देना है। कहाँ होगा, कब होगा, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या क्या उसके रूल्स हैं, सब कुछ मेंशन करना है। नेक्स्ट, द नोटिस शुड बी एनक्लोज्ड विद इन अ बॉक्स। उसके बाद फिर इसे बंद करके एक बॉक्स में रख देना है। तो इस तरीके से हमारा नोटिस कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 7, योर स्कूल इज गोइंग टू होस्ट द इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। सपोज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट क्लब ऑफ योर स्कूल. राइट अ नोटिस within 100 word calling students to participate in the competition. Mention the time, date and venue of competition. Your notice should be countersigned by headmistress or headmaster of a school. अब आपको इसी नोटिस को देखते हुए एक्सरसाइज 7 में आपको इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है आपके स्कूल में, उसका आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है। क्योंकि आप इस स्कूल के स्पोर्ट्स क्लब के सेक्रेटरी हैं तो पूरे स्कूल के बच्चों को इन्फॉर्म करना है। आपको 100 वर्ड में ये नोटिस लिखना है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को बताना है कि वो कैसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइम मेंशन करना है, डेट और वेन्यू मेंशन करना है, कहाँ होगा, कब होगा, किस जगह में होगा। और फिर उसके बाद इस नोटिस को काउंटर साइन करवाना है हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर से। तो इस तरीके से आप इस नोटिस को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स मार्क करके दिया हुआ है पीडीएफ फाइल। क्वेश्चन के आंसर भी टिक मार्क किए हुए हैं। एक्सरसाइज 2 में आपको जैसे ट्रू फॉल्स था लेकिन सपोर्टिंग स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया था, यहाँ पे मैं आपको सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिख चुकी हूँ, आप देख के लिख लेंगे। एक्सरसाइज 3 और 4 के जो भी क्वेश्चंस है उन सब का आंसर मैंने जैसे इस तरह अभी डिस्कस किया वैसे ही मैंने आपको आंसर लिख भी दिया है यहाँ पे। इसके अलावा आप लेसन 4 में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने बनाए थे, वो क्वेश्चन आपको यहाँ दिए गए हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर्स भी मैं दे चुकी हूँ। तो अब आप लोग इसे अपनी कॉपी में उतारेंगे, उसके बाद फिर आप इसे बाय हार्ट भी करेंगे और समझेंगे। एक बार 2 बार आप चैप्टर का रीडिंग लगाएंगे, समझेंगे, उसके बाद ही आप इसमें मतलब अपना होमवर्क कंप्लीट करके फिर जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है जैसा मैंने आपको होमवर्क दिया है इसे आप मुझे लिख के बताएंगे और लिंक में ग्रुप में भेज देंगे, मैं चेक कर लूँगी। और बार बार मुझे इन्फॉर्म मत कीजिए थैंक यू ये वो, मैडम चेक कर लिया, मैडम ये किया, मैडम वो किया, ऐसे मुझे नहीं होना चाहिए। मैं अपने टाइम पे देख लूँगी, चेक करके आपको SMS कर दूँगी या आपको उसी समय इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि मैंने चेक कर लिया है, आपका सही है, आपका गलत है। रोज़ रोज़ मुझे धक्का मत दो कि अभी चेक करो, अभी चेक करो, आपने चेक कर लिया, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं जब चेक करूँगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, मुझे बार बार ये चीज़ इम्पोज नहीं करना, ठीक है। तो फिर इस तरीके से मेरा चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना, याद कर लेना समझ के। जहाँ दिक्कत होगी मुझे आप लिंक में अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड डे।